जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पॉडकास्ट के 12वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के बारे में। उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, वो रिपोर्ट भारत के विकास के लिए कितने मायने रखती है। एक तरफ भारत सरकार के दावे हैं तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल एजेंसियों के द्वारा ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है, जो सर्वे बनाया जाता है, सर्वे किया जाता है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाती है। तो ये इन दोनों में क्या कुछ अंतर है, क्या दावे किए गए वो दावे सरकार की तरफ से जो किए जा रहे हैं वो कितने सही है, कितने फर्जी है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ह्यूमन यानी जेंडर इनइक्वालिटी जिस प्रकार से भारत में बढ़ रही है, लैंगिक असमानता भारत में बढ़ रही है, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ में ही लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस, खासकर महिलाओं के साथ में जिस प्रकार का वायलेंस बढ़ा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, दो दावे हैं या दो प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। एक है सरकार के दावे, जो सरकार पिछले 7 साल पहले विकास का नाम लेकर कि हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा कहकर सत्ता में आई थी, खासकर मोदी सरकार की अगर बात करें। और उसके बाद इन 7 सालों में जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, फिर चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, या अभी जो ह्यूमन हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है, तो उसमें सरकार के दावे एक तरफ है और दूसरी तरफ इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है या विपरीत है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2020 की जो रिपोर्ट आई है वो 2 पायदान, भारत जो है 2 पायदान नीचे खिसक गया है। 2019 की रिपोर्ट में वो 129वें पायदान पर था और अभी 131वें पायदान पर आ गया है, लेकिन इसकी चर्चा कहीं पर भी नहीं हुई। लॉकडाउन के बाद जब सरकार ने अनलॉक की प्रोसेस शुरू की, दिसंबर 2020 को ये रिपोर्ट आई। आमतौर पर उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी भारत सरकार की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनकी तरफ से, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दिया। तो इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने जैसे कहा कि सरकार के द्वारा तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, सरकार बातों में कहीं भी कम नहीं पड़ रही, बिल्कुल, बल्कि घोषणाओं में तो वो बहुत ज़्यादा आक्रामक करने में या बोलने में माहिर है, मगर उनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। ना नीति उनकी हमारे हित में है, ना उनकी नीयत हमारे हित में है। अब जो किसी भी समाज का विकास करना है तो विकास करने के लिए आपके पास में विकास की नीति होनी चाहिए, और सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि राष्ट्र आपका है, यहाँ रहने वाले लोग आपके हैं और आपको जनता ने उसी के लिए चुना है। मगर जैसे कि कल परसों ही हमने चर्चा की कि यहाँ ये बात कही गई, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में जो बात कही गई कि भारत अब जो है वो चुनावी तानाशाही के तौर पर खड़ा हो चुका है और एक तानाशाह के रूप में ये सरकारें चलती रही है। तो उसमें जनता से या जनता के वेलफेयर के लिए कोई बात नहीं रही। संविधान ने तो वेलफेयर स्टेट की बात कही है, मगर वेलफेयर स्टेट तो कहीं से किसी भी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनाया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि सरकारों की नीतियों की समीक्षा की जाए। डेवलपमेंट के लिए बजट चाहिए, सरकार के पास बजट है, 35 लाख करोड़ का बजट इस बार भारत सरकार के द्वारा रखा गया, तो पैसों की कोई कमी नहीं है। नीति बनाने के लिए सरकार के पास बेहतरीन दर्जे के अधिकारी है। सवर्ण लोग ये कहते हैं कि उनसे ज़्यादा मेरिटोरियस इस देश में कोई है नहीं, बिल्कुल, तो मेरिट वाले अधिकारी उनके पास में हैं। तो बजट और मेरिट के एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर ये सारी चीज़ें चलाई जा सकती है। खुद जो बीजेपी है या जो सरकार बनाने वाले लोग हैं वो भी ये दावा करते हैं कि वो सर्वोत्तम राजनीति करने वाले लोग हैं। तो जो नीति बनाने के लिए जो सर्वोत्तम चीज़ें चाहिए, ब्रेन चाहिए, पॉलिसी मेकिंग करने के लिए आपके पास बेहतरीन हुनर चाहिए, वो भी है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट चाहिए, वो बजट भी आपके पास है। और लगातार 70 सालों से यही सवर्ण लोग जो है, ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये देश को चला रहे। उसके बाद ये परिणाम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल पब्लिश होता है और हर साल उसकी रैंकिंग में भारत का जो रैंक है वो हमेशा ये मीडियम डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसके आसपास ही रहा है। हाई डेवलपमेंट वाला जो है या जो उससे ज़्यादा वाला जो डेवलपमेंट का रैंक होना चाहिए उस समय नहीं है। अब हम लोग ये मान ले कि जब पहले हमारे पास बजट नहीं था,
भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की समस्या बहुत ज़्यादा थी, बजट की कमी थी, हम लोग गुलामी से बाहर आए थे। तो हो सकता है कि उस समय हम लोग गरीबी के मतलब गरीबी के कारण हम लोग ये नहीं कर पाए, मगर अब तो हमारे ऐसे हालात नहीं है। प्रधानमंत्री ये दावा करते कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको बनानी है, लगभग 150 लाख करोड़ के करीब का आज उसका जीडीपी है, तो रिसोर्सेज की कोई कमी तो है नहीं। इसके बावजूद भी ये क्यों नहीं हो पा रहा? टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, सरकार के पास रेवेन्यू के बहुत सारे साधन आ रहे, फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? अब वो ह्यूमन को डेवलप करने के लिए उसको रिसोर्स नहीं मान रहे। भारत का जो शासक वर्ग जो है, यहाँ की बहुसंख्य प्रजा को, खास तौर पर जो बहुजन समाज के लोग हैं, उसको ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर डेवलप करना ही नहीं चाहता। उसके लिए आज भी ये जो ह्यूमन रिसोर्स की बजाय ये ह्यूमन लायबिलिटी है, और ह्यूमन लायबिलिटी के तौर पर उसको जिंदा रखने के लिए ही सरकार की नीतियां बनाई जाती। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो फोकस होता है वो नरेगा की स्कीम को लेकर होता है। ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूरी करने वो मतलब जो है कि उसको मिनिमम वेजेस बनाया जाए और उसको दिहाड़ी मजदूर के तौर पर, एक डेली वेजेस के लेबर के तौर पर उसको रखा जाए, ताकि वो बस जिंदा रहे। अब जो अनस्किल्ड लेबर जो है उस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। रोजगार के नाम पर क्या विकसित किया जाता है? तो मनरेगा का बजट बढ़ाया जाता है, फूड सब्सिडी बढ़ाई जाती है। अब फूड सब्सिडी और मनरेगा के भरोसे पर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे बढ़ेगा? तो दुनिया भर में सरकारों के द्वारा अपनी जनता को, अपनी प्रजा को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके हेल्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेट किया जाता है और उसको एम्पावर किया जाता है। अब मनरेगा का बजट बढ़ाकर या फूड सब्सिडी का बजट बढ़ाकर, रेशनिंग की सब्सिडी बढ़ाकर आप उसको कैसे एम्पावर करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा वो जिंदा रहेगा, इसके अलावा उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो भारत सरकार का जो बजट है या जो पॉलिसी है उसके साथ कंपेयर करके देखा जाता है, तो ये 2 पायदान नीचे आ गया, 131 के रैंक में आ गया। तो उसे मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के इसमें आया। तो ये नीचे जाने में और कुछ समय नहीं लगेगा। जैसे एटोक्रेसी का जो मामला है वो उसी तरीके से उसका रिजल्ट के तौर पर ही है। अब उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने के लिए 4 क्राइटेरिया रखे। 4 उसको किस प्रकार से है? 4 क्राइटेरिया जो है उसमें उन्होंने जो बातें कही गई, उसमें पहला नंबर का जो है पीपल्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो एक जीवन प्रत्याशा होती है कि एक एवरेज लाइफ जो है वहाँ के रहने वाले नागरिकों का कितना होता है। फिर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जो बच्चा जब स्कूल में जाता है कितने समय तक वह रहता है, उसका एक पीरियड है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, जब वो स्कूल में जाना चाहता है तो कब से उसकी शुरुआत होती है, कहाँ से वो शुरू करता है अपनी पढ़ाई लिखाई। और फिर जो सबसे बड़ी बात उसके साथ जुड़ी है वो पर कैपिटा इनकम की, कि भाई उसका एनुअल इनकम कितना है। अब ये भी एवरेज निकाला जाता है। तो पीपल्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीवन प्रत्याशा जो है भारत की, ये लगभग 69.7 ईयर्स। मतलब हम लोग ये पकड़ कर चले कि ये जो है एक एवरेज लाइफ जो है भारतीय नागरिकों की, ये 79.2 है। अब भारत का पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश जी। अब एनआरसी को लेकर भी ये कहा जाता है कि बार बार बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में आ रहे हैं, बांग्लादेशी भारत में आकर रोजगार की समस्या पैदा कर रहे हैं। खासतौर पर आसाम और बंगाल के चुनाव में यही बातें बीजेपी के द्वारा कही जा रही है। बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत से बहुत पीछे है, जीडीपी के लेवल पर भी और उनका ओवरऑल जो बजट है उसको देकर भी। मगर बांग्लादेश का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 72.6 है, यानी भारत के एवरेज लाइफ से 3 साल का ज़्यादा है, जो हमसे कई गुना पीछे है। भारत से ही निकला हुआ ये देश है, बहुत कम उसका बजट है, जीडीपी के लेवल पर भी वो हमारी जीडीपी जितनी है ओवरऑल उसके बराबरी में कहीं नहीं है, वो है। भूटान तो भारत के एक जो यूनियन टेरिटरीज की जितनी जियोग्राफी है उससे भी छोटे वाला स्टेट है, उसका जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 71.8 है, ये भी 2 साल से ज़्यादा है। नेपाल जो बहुत पड़ोसी मुल्क है, बहुत छोटा मुल्क है, उसकी भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 70.8 की है। यानी ये बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, ये जो बहुत पिछड़े हुए मुल्क है, यहाँ के शासक लोग जो है, यहाँ के रूलर्स जो है, अपने जनता के बारे में, अपने सिटीजन्स के बारे में ज़्यादा सोचकर उनके जीवन को और समृद्ध बनाने के काम में सफल हुए। अब एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो भारत का जो है ये 12.2 ईयर्स,
और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का जो है 6.5 ईयर्स। ये भी कंपैरेटिवली जो है दुनिया के जो डेवलप देश है इसके कंपैरिजन में बहुत कम, हम ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन में बहुत पीछे है। अब पर कैपिटा इनकम की जो बात है, जो ओवरऑल अभी सरकार के द्वारा जो आंकड़े घोषित किए गए उसमें ये कहा गया कि भारत का जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है ये 99,155 रुपीज़, यानी पर मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो 8,250 रुपये। अब 8,250 का उसका एवरेज जो है ये उसका इनकम नेशनल इनकम के तौर पर निकला कि पर कैपिटा इनकम उसका एवरेजली इतना है। अब उस 8,000 रुपये की कमाई में उसको महीने भर का अपने परिवार को चलाना है, उसका हेल्थ, उसका एजुकेशन, सारी जो बातें हैं उसको उस कमाई में चलानी है। वही आपने देखा होगा कि 10% इकोनॉमी क्राइटेरिया पर जब रिजर्वेशन दिया गया तो सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जो साल का 8 लाख रुपए कमाता है वो उसको हम लोग गरीब मानेंगे, यानी महीने का एवरेजली 66,000 रुपये जो कमाएगा उसको गरीब माना गया है और उसको रिजर्वेशन की शेड्यूल में डाला गया। और यहाँ देश की जो एवरेज इनकम है सरकार ये कहती है कि वो बिलो 1 लाख, मंथली जो है 8,250 रुपये। अब इतने पैसे से वो कैसे अपना एम्पावर करेगा, कैसे अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी में अंदर जो एक रेप्यूटेड लाइफ उसको जीना है, कैसे जी पाएगा। बिल्कुल। तो ये सारे आधार के मतलब उस क्राइटेरिया के आधार पर उन्होंने जो है ह्यूमन डेवलप इंडेक्स निकाला और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि भारत जो है ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के है, मतलब एवरेज जो है मीडियम जो है उसके बराबरी में। अभी आपने ह्यूमन रिसोर्स की बात की कि भारत सरकार ह्यूमन को लायबिलिटी मान रहा है, उसको रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे कुछ भारत सरकार ने ऐसी नीतियाँ बनाई है, अगर हम कहें स्टार्टअप इंडिया है या स्किल इंडिया है या मेक इन इंडिया है, तो इस सरकार का कहना है कि वो स्किल ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए वो काम कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो स्कीम्स लाई है सरकार ने वो पूरी तरह से फेल हो गई है? मेक इन इंडिया का क्या हश्र हुआ है आप देख रहे हैं। भारत में लगने वाली हर चीज़ जो है वो भारत से लाई जा रही है। बिल्कुल। डिजिटल इंडिया के नाम पर कहा गया कि हम लोग चलाएंगे, तो जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बनाने के लिए ऐप है वो सारे विदेशों से आए। मेक इन इंडिया या स्किल इंडिया के नाम पर एक भी एप्लीकेशन जो है हम लोग बनाने लायक नहीं रहे। जब व्हाट्सएप के द्वारा ये कहा गया कि इसका कमर्शलाइज यूज़ किया जाएगा तो एक ऐप बनाया गया, वो भी भारत का नहीं था, उसके लिए भी हमने कहा कि वो भी डाटा लीक करने में दूसरों के बराबरी में सामने आया। तो स्किल इंडिया हो या मेक इन इंडिया हो, ये बस चुनावी जुमला है। स्टार्टअप की क्या हालत है, कितने स्टार्टअप वर्किंग कंडीशन में है, कितने स्टार्टअप को सरकार के द्वारा फाइनेंस किया गया और वो कौन के मतलब किन लोगों के स्टार्टअप्स थे। उन स्टार्टअप्स में भी ऐसा आप सुनाए, मतलब ऐसे रिपोर्ट्स आई, ऐसे जानकारी आई है कि उसमें विदेशी कंपनियों का पैसा है, खासकर चाइना की कंपनियों का पैसा है। बहुत सारी चीज़ों में मेक इन इंडिया के लिए भी और सारी चीज़ें। योगा डे के नाम पर भी जो इंडिया गेट के सामने योगा किया गया उसके लिए भी जो चटाइयाँ डाली गई वो चटाई भी चाइना से आई थी। यहाँ तक कि आज़ादी के जश्न में जो झंडे लगाए जाते हैं, जो रोशनी के लिए जो दिए जलाए जाते हैं वो भी चाइना के आते हैं। हमारे आज़ादी के लिए हम पटाखे भी जो फोड़ते हैं वो भी चाइना के आते हैं। तो चाइनीज़ पटाखे है, चाइनीज़ मैट्रेस है, सारी जगह पर वो बना हुआ, चाइनीज़ लाइट्स है, सारी चीज़ों के लिए। और वो ये कहते हैं ये डिजिटल स्लोगन है। तो ये डिजिटल इंडिया या स्किल इंडिया ये तो केवल चुनावी जुमला है। असल में क्या है कि वो जो स्किल इंडिया के नाम पर क्या कर रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ आ रही है या जो दूसरी जो कंपनियां जो भारत में ऑलरेडी कॉर्पोरेट हाउसेस की चल रही है, तो उसको स्किल इंडिया के नाम पर स्किल लेबर प्रोवाइड करने के लिए सारा नारा लगाया जा रहा है ताकि कंपनियों को कम से कम खर्चे में चीप लेबर, यहाँ पर चीप लेबर जो है वो चीप लेबर भी हो और स्किल लेबर भी हो। आज हालत ये है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम से जो इंजीनियर्स तैयार हो रहे, कल परसों ही एक एजेंसी की रिपोर्ट आई कि 80% जो इंजीनियर्स है वो जॉब रिक्रूट करने के लायक नहीं है। वो जो डिप्लोमा वाला जो स्किल है या आईटीआई वाला जो स्किल है वो भी उनके पास नहीं है। बिल्कुल, ये इंजीनियरों की हालत है। तो आईटीआई का जो पे स्केल है उससे भी कम नीचे के स्किल में जो है आज इंजीनियर आपको बाजार में मिलता है। 8,000 10,000 के जॉब के लिए भी इंजीनियर्स मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये स्किल ग्रेजुएट्स की जगह पर स्किल लेबर्स तैयार किए जा रहे, टेक्नोक्रेट्स नहीं किए जा रहे, ब्यूरोक्रेट्स नहीं किए जा रहे, बस जो लेबर है उसको ये डेवलप कर रहे हैं।
आपने श्रीलंका या दूसरे पड़ोसी मुल्कों का जिक्र किया। इसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका की जो रैंकिंग है वो 90 है, वो हाई डेवलपमेंट इंडेक्स में है। तो ये मतलब किस प्रकार से देखते हैं, तुलना अगर करें, पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है या बहुत बड़ी उसकी इकोनॉमी नहीं है, भारत के साथ अगर तुलना करें तो वो भारत से आगे और भारत पीछे क्यों है? देखिए, मैंने शुरू में भी कहा कि यहाँ मामला बजट का नहीं है, यहाँ मामला नीति और नीयत का है। बिल्कुल। जब कोई शासक वर्ग वहाँ की प्रजा को, वहाँ की जनता को अपना मानता है और उसको अपना मानकर ही उसके विकास के लिए व्यवस्था करता है तो बहुत ज़्यादा वो काम करता है। वियतनाम बहुत छोटी कंट्री है, मलेशिया बहुत छोटी कंट्री है, या जो दुनिया के जो बहुत सारे जो डेवलप है जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, उनकी इकोनॉमी कितनी है, उनका जियोग्राफिकल एरिया कितना है, मगर उसके बावजूद भी आप नॉर्वे का, स्वीडन का, या जो बहुत सारे ऐसे दूसरे देश है जो हम लोग देखते हैं कि कंपैरेटिवली इकोनॉमी के मामले में बहुत कम है। भारत की जीडीपी के हिसाब से वो बहुत छोटे देश है, मगर उसके बावजूद भी वो अपनी जनता के विकास के लिए सर्वोत्तम चीज़ें करते, क्योंकि वहाँ का शासक वर्ग जो है उसी जनता से चुना जाता है। ये ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में ये जो डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है भारत के लेवल पर, ये असल में ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ का शासक वर्ग जो है ये रेसिज्म को मानता है और यहाँ की प्रजा को अपने से अलग मानकर ये सारी बातें करता है। तो एक प्रकार से ये रेसिस्ट गवर्नमेंट है, और दुनिया में जैसे रेसिस्ट लोग अपने से दूसरे नीचे वाले रेस के साथ ये व्यवहार करते, तो यहाँ जो जाति के आधार पर अगर हम देखें तो ये रेसिस्ट गवर्नमेंट है। इसको फैसिस्ट भी नहीं कर सकते, ये रेसिस्ट गवर्नमेंट है, और ये रेसिज्म के आधार पर सारी नीतियाँ बनाती है। अगर 8 लाख कमाने वाला गरीब है और सरकार का पर कैपिटा इनकम 1 लाख से बिलो है, तो ये सरकार ने सवर्णों को आरक्षण देने के लिए 8 लाख का क्राइटेरिया किस आधार पर लगाया? या तो आप अपनी नेशनल इनकम जो है, एवरेज इनकम जो है 8 लाख तक लेकर आओ, और उसके बाद में आप इनको रिजर्वेशन से बाहर निकालो। 5 लाख मतलब 5 एकड़ की लैंड रखने वाले लोगों को उन्होंने कहा कि ये गरीब है। तो सरकार का जो एग्रीकल्चर सेंसस का आंकड़ा ये कहता है कि एवरेज लैंड होल्डिंग जो है 1.18 हेक्टर है, यानी वो लगभग 2-2.5 एकड़ के करीब है। पिछले सेंसस के रिपोर्ट में हमने भी उसकी चर्चा की थी कि लैंड होल्डिंग घट कर और 2.5 एकड़ से भी नीचे आ गया है। तो एवरेज लैंड होल्डिंग जो है भारत की 85% से ज़्यादा जो लैंड होल्डिंग रखने वाले जो लोग हैं वो 2.5 एकड़ से नीचे है, और सरकार ये कहती है कि जिसके पास मिनिमम 5 एकड़ की जो ज़मीन है वो गरीब है। 1000 स्क्वायर फीट का जिसका मकान है वो गरीब है। अगर इसी क्राइटेरिया के आधार पर अगर हम लोग गरीबी का मूल्यांकन करें और उसके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाले तो भारत की 90% जो आबादी है उसमें फंस जाएगी, यानी ये 131 से एकदम बॉटम लाइन में आ जाएगा। श्रीलंका हो या नेपाल हो या बांग्लादेश हो या जो दूसरे कोई भी पड़ोसी मुल्क हो, वो और वहाँ का शासक वर्ग जो है वो अपनी प्रजा को किस नज़र से देखता है, उसके साथ अपने आप को कैसे रिलेट करता है, ये देखा जाता है। अब गरीब का बेटा अगर 8-8 लाख का सूट पहनता है, उसके बावजूद भी वो गरीब रहता है, तो गरीब कैसे रहता है? जी, आप ये चर्चा शुरू होने से पहले आपने एक श्रीलंका और भारत का जो कंपैरिजन किया था कि सीता जो है, सीता को ज़्यादा अधिकार श्रीलंका में है, रावण की लंका में है, वही राम राज्य जो है भारत में उसको कम अधिकार है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि वो किस प्रकार से आपने कंपेयर किया। ये जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में एक बहुत बड़ी बात ये कही जाती है कि जेंडर इक्वालिटी की बात जो है उसको भी कंपेयर किया जाता है। जी, तो दुनिया में जेंडर इक्वालिटी की बजाय भारत में हमेशा जो है जेंडर इनइक्वालिटी की बात होती है, क्योंकि वो फैक्ट होता है। बिल्कुल, जेंडर इक्वालिटी जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर भारत में हर क्षेत्र में लागू है, और जेंडर इनइक्वालिटी का जो इंडेक्स है भारत का वो 123 है, जबकि श्रीलंका का जो है वो 72 है। यानी भारत से 50 रैंक जो है वो श्रीलंका ऊपर है। अब वहाँ पर ये असमानता कम है भारत से, मतलब जो समानता वाली बातों में वो बहुत ज़्यादा आगे है। एडवांस जिसको हम ये कह सकते हैं, या हाई डेवलपमेंट का जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसमें वो शामिल है। अब जो भारत में हमेशा राज्यकर्ता के द्वारा ये कहा जाता है कि हम राम राज लाएंगे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राम राज लाना चाहते, वो सीता का तो राज नहीं लाना चाहते, क्योंकि राम राज में भी सीता के ऊपर ही आरोप लगाया गया था।
सीता को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, और अग्नि परीक्षा देने के बाद में भी सीता को घर से निकाला गया था। जो रावण सीता को लेकर गया था, उस रावण के राज्य में सीता की ज़्यादा इज्जत थी, ज़्यादा सुरक्षा थी, उस सीता को वहाँ ज़्यादा प्रिविलेज लाइफ था। और वहाँ से जब वो सीता फिर अपने राम राज में आई तो उसके साथ वही व्यवहार हुआ। इस वजह से वो जो लैंगिक असमानता जो है वो भारत में एक अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। श्रीलंका में वो जो रैंक है वो 72 है, और उससे 50 पायदान नीचे भारत का 123 है, यानी 51 का डिफरेंस। ये जेंडर इनइक्वालिटी जो भारत में बढ़ती है या आमतौर पर इसकी चर्चा होती है, इसके कारण क्या है? देखिए, भारत में इस जेंडर इनइक्वालिटी को धर्म व्यवस्था के साथ में आपको जोड़कर देखेंगे तो ये जो असमानता को धर्म की मान्यता है, वर्ण व्यवस्था की मान्यता, और इसी वर्ण व्यवस्था और धर्म व्यवस्था ने स्त्रियों को अपमानित किया है, वर्ण बाह्य घोषित किया, शिक्षा, शस्त्र और संपत्ति से वंचित किया। इतना ही नहीं तो उसके जो सारे मौलिक अधिकार वो छीन लिए। संविधान ने ये सारे अधिकार उसको दिए, मगर चूंकि राज्यकर्ता उसी मानसिकता से देश को चलाना चाहते हैं तो उन्होंने शुरू से लेकर आज तक उसी मानसिकता को आगे बढ़ाया, और आज भी वो महिलाओं के साथ में केवल चर्चा के स्तर पर समानता की बात करते, व्यवहार में ऐसी कोई बात नहीं। अगर मनुस्मृति का धर्म का राज होता तो क्या निर्मला सीतारमण बजट रखने लायक होती? बिल्कुल। भारत में महिलाओं के ड्रेस कोड की अगर आप बात करेंगे तो उसमें एक यूनिकनेस है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या गुजरात से लेकर आसाम तक महिलाएं तरह तरह के पोशाक पहनती है, मगर उन सारी पोशाकों में एक बात आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि महिलाओं के किसी भी ड्रेस कोड में पॉकेट नहीं है, जेब नहीं। पुरुषों के शर्ट को आपको पॉकेट मिलेगा, पैंट को मिलेगा, जो भी कपड़ा वो पहनते हैं उसमें आपको पॉकेट मिलेगा। ये जो पॉकेट है, ये पॉकेट दो चीज़ों का सिंबल है। एक तो उसमें आप पेन रखोगे तो ये आपके एजुकेशन का, लिखाई का, ज्ञान रखने का आपको अधिकार है, और दूसरा पॉकेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें पैसा रखने के लिए। तो महिलाओं को दो ही चीज़ों से हम लोग ये कह सकते हैं कि डिसफ्रेंचाइज किया गया, उनको प्रॉपर्टी लेस बनाया गया और उसको एजुकेशन के अधिकार से वंचित कर दिया। तो ये निर्मला सीतारमण जी को भी आपने देखा होगा, जब वो बजट लेकर आई तो वो उनके बजट का बैग जो था आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने रखा था। यहाँ तक बात की गई कि उन्होंने कौन से रंग की साड़ी पहनी, क्या हुआ, वो सारी बातों की चर्चा हुई, मगर वो धर्म के प्रतीक के तौर पर उसको कहा गया। मगर धर्म के साथ अगर उसको जोड़कर कहे गए होते तो उसको तो अधिकार भी नहीं है, वो तो प्रॉपर्टी लेस उसको घोषित किया गया था। तो समानता की बात जो है, ये जो भी भारत में महिलाओं का जो डेवलपमेंट हुआ वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ। अब जेंडर इक्वालिटी के लिए उन्होंने 4 बातों को उन्होंने आधार बनाया। वो 4 बातों में सबसे पहली बात है हेल्थ, उसके बाद आता है एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन जो है ये सबसे बेसिक बात उसमें जोड़ी गई है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है उन्होंने उसमें जोड़ा है इकोनॉमी, और चौथे नंबर पर है पॉलिटिक्स। अब हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, इन 4 बातों के आधार पर उन्होंने इनइक्वालिटी की बात कही है। अब भारत में अगर हम लोग ये देखें तो ये जो महिलाओं की हेल्थ को लेकर अगर हम देखें तो हेल्थ सिस्टम में या जो टोटल जो सारा व्यवस्था है उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा हेल्थ व्यवस्था में या हेल्थ स्ट्रक्चर में शिकार होती। भारत की 70% से ज़्यादा महिलाएं एनीमिया की शिकार है, कुपोषण की शिकार है। ये कुपोषण के शिकार के कारण भी धर्म व्यवस्था में आपको मिलेंगे। परिवार से ही सारी बातों की होती है। लड़का और लड़की अगर दोनों एक परिवार में हैं तो खाने को लेकर या हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर अगर कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा जो प्राथमिकता है वो बच्चों को होती है, लड़कों को होती है, लड़कियों को नहीं होती। तो माँ के पेट से ही ये गैर बराबरी शुरू होती। तो हेल्थ के मामले में भी ये सारी चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पहले से विक्टिम होती है। रोटी भी अगर उसको देनी है, 2 निवाले भी अगर बांटने हैं, तो वो अगर घर में खाना कम है तो वो बांटना है तो उस पर खाने पर पहला अधिकार जो है पुरुषों का होगा, फिर पति और बाद में उसका बेटा, फिर बचा है तो उसमें उसकी बेटी और आखिर में उसकी माँ। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से वो होता। दवाई का भी खर्चा करना है तो पहले इसी तरीके से होता, और सरकार के बजट में भी यही दिखाई देता है।
ICDS के बजट में उठाकर देखिए या हेल्थ सिस्टम में भी देखिए तो उसमें पर्टिकुलरली बजट महिलाओं के नाम पर आता है, मगर वो किस तरीके से सारी स्कीमें फिल होती है ये हमने देखा। एजुकेशन के लेवल पर भी जो है भारत में खास तौर पर SC ST और बैकवर्ड महिलाओं का या बैकवर्ड बच्चों का अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आदिवासी की बच्चियां जो आती तो ड्रॉप आउट का जो उनका परसेंटेज है 20% से लेकर 30% तक। वेरियस स्टेट में ये आंकड़ा अलग ज़्यादा है, मगर एवरेजली 20 से लेकर 30% तक का है। तो इतने बड़े पैमाने पर जो स्कूली शिक्षा है, मतलब प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा है इसमें है। और हायर एजुकेशन जो है, हायर प्राइमरी जो है उसमें ये 25% तक का है। तो उनकी स्कूली शिक्षा ही पूरी नहीं होती। अब जो स्कूली शिक्षा ही पूरी नहीं होगी तो वो जो हायर एजुकेशन वाला जो मामला है वो तो बहुत ज़्यादा उनकी दूर है। 7% तक भी जो हमारे बच्चियाँ जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन तक नहीं पहुँचती। तो ये एजुकेशन के मामले में उनको डेलिबरेटली बाहर रखा जाता है। धर्म ये कहता है, व्यवस्था ये कहती है, संस्कार ये कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ लिख कर करना क्या, आखिर उसको शादी करके चूल्हा चौकी तो करनी है। अब चूल्हा चौकी करनी है, घर गृहस्थी संभालनी है तो उसको पढ़ा लिखा होने की क्या ज़रूरत है। तो जब ये धारणा है तो इस वजह से उसके एजुकेशन के लिए भी ये किया जाता है। इकोनॉमी के लेवल पर भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी जो है यहाँ दिखाई देती है। भारत में दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर मिलता है और दुनिया के सबसे सस्ते मजदूरों में भी अगर भारत के लेवल पर अगर सबसे सस्ता मजदूर अगर कोई है वो महिला है। और वो आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। केवल सरकारी एजेंसियों को छोड़कर, सरकारी नौकरियों को छोड़कर बाकी सारी जगह पर, इवन इन कॉर्पोरेट्स में भी आपको एक सेम पोस्ट के लिए अगर कोई मेल और फीमेल काम करता है तो दोनों को समान पे मिलता होगा, इक्वल पे मिलता होगा, इसकी गारंटी नहीं। मतलब जो हम लोग ये कहते हैं कि भारत के संविधान में ये बात कही गई है कि इक्वल वर्क इक्वल पे जो बात है, कॉमन वर्क जो होता है जो सबके लिए है, तो उसमें कॉमन पे की जो बात है, इक्वल पे की जो बात है वो केवल गवर्नमेंट एजेंसियों में लागू है, बाकी कहीं नहीं। कॉर्पोरेट हाउसेस में भी इसको लागू नहीं किया जाता। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आप देखते होंगे कि किस तरीके से है। खेती के लिए जो मजदूर आता है तो सबसे सस्ता मजदूर महिलाओं के लिए आता है। कंस्ट्रक्शन साइट हो या कहीं भी जो महिलाएं काम करती, चाहे डोमेस्टिक लेवल पर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हो, तो वहाँ सबसे सस्ता मजदूर जो है महिला होती है। इस वजह से उसकी इनकम में भी उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ये लागू है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी महिलाओं के साथ में इनइक्वालिटी इकोनॉमी के लेवल पर बढ़ती जाती है। इसलिए जो एवरेज जो निकाला गया है 99,000 का, अगर उसको महिलाओं के साथ कंपेयर करें तो उससे भी नीचे आता है। और अगर SC ST OBC की महिलाओं के साथ अगर तो वो तो कंपेरेटिवली तो उनको और ज़्यादा वो विक्टिम्स होती है। एक तो रोज़गार के चांसेस उनके पास कम होते हैं। हमारे पास तो ऐसे रिपोर्ट्स है, सरकारी एजेंसियों के द्वारा, NGO के द्वारा ये रिपोर्ट आते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर भी अगर उनको कहीं काम करना है, हाउस कीपिंग के लिए भी काम करना है, तो SC ST की महिलाओं को, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को अपने नाम बदलकर घरों में काम करना पड़ता है। अगर वो सुनीता है और उसको दिल्ली में किसी हाई प्रोफाइल एरिया में डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करना है, तो एक तो उसको सलमा बनना पड़ता है या तो और दूसरा कोई नाम लेना पड़ता है ताकि उसको पता ना चले कि वो शेड्यूल कास्ट। एजेंसियों के रिपोर्ट है, आपने कल MN TV पर जो चर्चा की थी कि UPSC के एग्ज़ाम में भी ये बात आती है। तो जहाँ इतनी बड़ी नौकरियों के लिए सरनेम के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो है मामूली हाउस कीपिंग के काम को लेकर भी शुरू होता है। तो इनइक्वालिटी जो है वो उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल। इस रिपोर्ट में कोरोना पीरियड के बाद में ये रिपोर्ट बनाया गया, तो बहुत सारे कोरोना के आंकड़े या को पेंडेमिक की वजह से जो कुछ नुकसान हुआ या जो रैंक घट गई है, तो उसका प्रभाव, पेंडेमिक का प्रभाव या लॉकडाउन जो किया गया उसका प्रभाव इस रिपोर्ट पर दिखाई देता है। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस जो है महिलाओं के साथ वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। तो ये इसने क्या भूमिका निभाई है भारत में, खासकर जेंडर इनइक्वालिटी में? जेंडर इक्वलिटी में एक मुद्दा हमारा डिस्कशन में रह गया था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी जो बात है वो भी एक इक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जी बिल्कुल। भारत में महिलाओं के मुद्दों पर ज़्यादातर पुरुष ही बोलते थे और हर पार्टी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, मगर जब टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आती है तो वहाँ वो अपना जो हाथ है वो सिकुड़ लेते हैं और वहाँ मेल डोमिनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इवन इफ करंट पार्लियामेंट में भी 13% से ज़्यादा महिलाएं जो है वो हाउस में नहीं है।
जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसमें 13% सीटें ही जो है वो केवल महिलाओं को चुनकर आई है। अब संख्या के आधार पर यहाँ 50% की बात है। बिल्कुल 33% रिजर्वेशन की बिल रखा गया था, वो भी हाउस में पेंडिंग है। और ये जो 13% की भी जो महिलाएं चुनकर आई है उसमें भी कौन सी महिलाएं हैं? वो ज़्यादातर सवर्णों की ही घर की महिलाएं हैं, अपर कास्ट महिलाएं हैं, या तो जो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने अपने परिवार की महिलाओं को उसमें खड़ा किया है। पंचायत राज में 50% रिजर्वेशन है, तो वहाँ भी हमको ये दिखाई देता है कि अगर कहीं कोई सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होती है तो वो जो पहले वाला जो कारपोरेटर है वो अपनी बीवी को अपने परिवार की किसी महिला सदस्य को वह खड़ा करता है। तो मानसिकता में किसी तरीके से कोई बदलाव नहीं हुआ। तो पॉलिटिकली भी वो महिलाएं जो है अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, अनरिप्रेजेंटेटेड है। अब ट्राइब का मामला उठाकर देखिए, कितनी ट्राइब की महिलाएं जो है ये पार्लियामेंट में चुनकर जा रही है। शेड्यूल कास्ट के तौर पर कितनी महिलाएं चुनकर जाती है, बैकवर्ड के तौर पर कितनी महिलाएं चुनकर जाती है, और जो SC ST BC के कोटे से भी जो महिलाएं चुनकर जाती है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी होकर अपनी महिलाओं के इंटरेस्ट में कितनी बातें वहां पर रखती है। बिल्कुल वो तो वहां कोई बात नहीं रखती। वो वुमन एम्पावरमेंट के लिए या महिलाओं के इशू के लेकर कहाँ कोई बात होती। अभी वुमेंस डे के ऊपर आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर बातें हुई, क्या मुद्दे चर्चा में थे और उन्होंने किस तरीके से बातें की। तो ये सारा जो मामला है ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का, या जिसको हम ये कहते हैं कि रियल रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ है। अब हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, इन चारों चीज़ों में महिलाओं को इक्वल शेयर होना चाहिए। अब वो नहीं है। अब इसमें जैसे इकोनॉमी की बात है तो भारत की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, जो रूरल इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी है। एम्प्लॉयमेंट भी उसी के साथ आती है। और भारत के रूरल एरिया में अगर आप जाकर देखेंगे तो 80% से ज़्यादा जो महिलाएं जो काम करती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, वो खुद के खेत में भी हो या दूसरे किसी के खेत में भी हो, वो ज़्यादातर जो रोजगार जो भारत में आता है मतलब रूरल एरिया में वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। अब भारत में लैंड होल्डिंग को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर इनइक्वालिटी, 73% से ज़्यादा महिलाएं जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर के तौर पर काम करती हैं। इतना बड़ा उनका एग्रीकल्चर सेक्टर में रोल है। मगर जब लैंड होल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं के पास में केवल भारत में 13% से भी नीचे, जो सरकारी आंकड़ा ये जो है, जो सेंसस हुआ था, एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था, उसमें आंकड़ा ये है कि 12.8% ही लैंड होल्डिंग जो है ये महिलाओं के पास है। अगर हम लोग एक्चुअल लैंड होल्डिंग अगर देखें तो 0.8 या 0.9 हेक्टर की लैंड होल्डिंग है, यानी लगभग 2 एकड़ से भी कम जमीन जो है ये महिलाओं के पास है। वही पुरुषों का जो एवरेज लैंड होल्डिंग जो है ये 1.18 हेक्टर के करीब है, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि लगभग 3 एकड़ के करीब की उसके पास जमीन है, और महिलाओं के पास 2 एकड़ से भी कम है। और ओवरऑल देश भर में ये जो लैंड होल्डिंग महिलाओं के पास है वो केवल और केवल 12.8% है। अब भारत में लैंड होल्डिंग जो है ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा वाली बात, इक्वालिटी के लिए भी है, एम्पावरमेंट के लिए भी है, और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी जो है केवल 12.8% है। अब ये जो लैंड हेरिटेंस जो है, जो लैंड सक्सेशन जो है, ये पिता की तरफ से बच्चों की तरफ आता है, मगर ज़्यादातर मामलों में ये दिखाई देता है कि लगभग महिलाओं के सक्सेशन में अगर हम ये देखें तो पिता से ये सक्सेशन का जो रेट है लड़कियों की तरफ या उनकी बेटियों की तरफ या परिवार की महिलाओं की तरफ ये केवल 2% है। और नेचुरल कोर्स में मेल के ऊपर ये जो है ये लगभग 83% का है। इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। हिंदू सक्सेशन एक्ट है कि भारत में जितने भी रिलीजियस है उसमें सारे में ये सक्सेशन एक्ट है, हेरिटेंस जो है उसके आधार पर ये प्रॉपर्टी दी जाती है, मगर उसके बावजूद भी ये इनइक्वालिटी का जो स्टेटस है वो बना हुआ है। तो इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी। अभी पंजाब हरियाणा में ये सारा आंदोलन चला जी, तो इस स्टेट में भी अगर आप देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग का जो मामला है महिलाओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो पंजाब का है। 2019 में कुछ पंजाब के रेवेन्यू रिकॉर्ड हमने जब चेक किए, उसके भी रिपोर्ट अवेलेबल है। वो ये रिपोर्ट ये कहते हैं कि पंजाब स्टेट में महिलाओं के पास जो एग्रीकल्चर होल्डिंग है वो 1.55% का है। सबसे लोएस्ट अगर भारत में किसी स्टेट में है वो पंजाब में। पड़ोसी हरियाणा में ये लगभग
परसेंट के करीब है, 14-15% के बीच में। भारत में सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग जो है ये लक्षद्वीप में जो है, वो एक हम लोग कहते हैं यूनियन टेरिटरीज है, जो ट्राइब्स लोग वहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ 31% के करीब है। तो हर स्टेट में लैंड होल्डिंग जो है महिलाओं का अलग अलग स्टेट में, मगर ओवरऑल ऑल इंडिया में ये जो है ये 12.7 या 8% का। झारखंड में सबसे हम लोग देखें तो 12.7% तक का है। नेशनल एवरेज में ये 12.8 है, मगर जो झारखंड सबसे नीचे हम लोग पकड़ ले, टॉप 10 स्टेट में जहाँ लैंड होल्डिंग ज़्यादा है वो 12.7 है। उत्तर प्रदेश जहाँ हम लोग ये कहते हैं कि ये रामराज आया है, और रामराज में 6% है। मध्य प्रदेश जहाँ रामराज की बात चलती है वहाँ वो 8% है। तो जहाँ राम का राज है वहाँ सीता बेघर है, जी। उसके पास कोई ज़मीन नहीं है। पुराणों में यह कहा गया था कि ज़मीन फटकर सीता उसमें शामिल हुई थी, आज उतनी भी ज़मीन महिलाओं के पास नहीं। तो ये इनइक्वालिटी जो है यहाँ पर आई है, इसी वजह से महिलाओं को दूसरों के खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। इसी वजह से गांव देहातों में जो एग्रीकल्चर लेबर महिलाएं ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी के कारण जो है प्रॉपर्टी के राइट्स की वजह से भी बने हुए हैं। अगर महिलाएं इकोनॉमिकली एम्पावर हो तो अपने फैसले लेने लायक वो बन सकती है। जी बिल्कुल। कोरोना का जो मेरा सवाल था कि कोरोना पैंडमिक और उसके वजह से लगाया गया लॉकडाउन, और लॉकडाउन ने जिस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा या इनइक्वालिटी जो बढ़ी, और उस रिपोर्ट में क्या कुछ बातें कही गई? देखिए, जो लॉकडाउन हुआ उसके शिकार तो देश के 50% से ज़्यादा की आबादी जो है, बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं सबसे ज़्यादा शिकार उसकी हुई, क्योंकि रोज़गार छीना गया। उसके परिवार का जो कमाने वाला जो उसका हिस्सा था, चाहे बेटा हो या बाप, पति हो, बाप हो, कोई भी हो, उसके परिवार की कमाई रुक गई। वो भी जो छोटा मोटा काम करती थी वो भी उसकी कमाई ख़त्म हो गई, और 10 महीने उसके पास हाथ को कोई काम नहीं था। तो वो बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट उसके पास आया, तो सबसे ज़्यादा शिकार वो हुई। इस वजह से इकोनॉमी के लेवल पर सबसे वर्स्ट विक्टिम अगर कोई रहा तो परिवार की महिलाएं। सबसे पहला असर किचन पर पड़ा, क्योंकि कमाएगा तभी तो किचन में चूल्हा जलेगा और कुछ पकेगा, तो कमाई ख़त्म हो गई, तो उसका असर उसके परिवार के सारी चीज़ों पर हुआ, तो महिलाएं उसकी ज़्यादा शिकार हुई। बच्चों के एजुकेशन पर उसका असर हुआ, ख़ास तौर पर वो एजुकेशन जो था वो अफोर्ड नहीं कर पाए। और डोमेस्टिक वायलेंस की जैसे आपने बात कही, तो पिछले 60-65 सालों में जितने केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के रजिस्टर नहीं हुए, उससे ज़्यादा केसेस जो है इन 10 महीनों में रजिस्टर हुए। और वो भी उसमें भी क्या है कि अगर 10 मामले हो तो उसमें से एक ही मामला पुलिस थाने में या ऑनलाइन जो शिकायत होती थी उसमें रजिस्टर हो पाई। गांव देहातों में तो ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है, ये बात हुई है। उसमें भी जो रिपोर्ट ये कहती है कि 10 में से 8 महिलाएं अपने ऊपर हुए वायलेंस को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाए, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो है पहले मामलों में अपने परिवार की साथ ही शेयर करते, बिल्कुल अपने मायको वाले के साथ ही शेयर करेंगे, अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाइयों के साथ शेयर करेंगे। उसके लिए जाने का भी कोई संपर्क का साधन नहीं था, या उसकी कोई सहेली है उसके साथ जाकर बात कर सकती है, ऐसे कोई कम्युनिकेशन के साधन उसके पास अवेलेबल नहीं थे। घर पर ही थी और घर पर ही उसके साथ ये सारे वायलेंस हुए। जो वुमन मतलब जो है वुमन वायलेंस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा, चाइल्ड एब्यूज़ बढ़ा, चाइल्ड मोलेस्टेशन बढ़ा, बहुत सारे ऐसे केसेस जो है इन मामलों में सामने आए। तो बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं ये लॉकडाउन की वजह से शिकार, उनके हेल्थ पर भी उसका असर हुआ। न्यूट्रिशियस फूड जो उसको मिलता था वो कम हो गया, क्योंकि उसको जितना कमाएगा उसी के आधार पर उसको परिवार चलाना था, तो उसके बहुत सारे गंभीर परिणाम उसके ऊपर हुए, उसके हेल्थ पर हुए, उसके मेंटल हेल्थ पर हुए, उसका एजुकेशनल स्टेटस जो था उसके घर का वो नीचे गिरा। ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था, तो भारत में केवल 11% लड़कियों के पास में स्मार्टफोन थे। अब उस 11% में भी मैक्सिमम नंबर जो है ये अपर कास्ट लोगों का, सवर्णों का था। अब मान लीजिए कि परिवार में एक ही स्मार्टफोन है और घर में 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, और ऑनलाइन क्लास तो एक ही समय में चलेगा। अब उसमें भी जो घर का जो लड़का है पहला उसको जाएगा, तो उसकी बेटियों को पढ़ने का ये नहीं था। तो आपने देखा होगा कि केवल मोबाइल नहीं है, इस वजह से भी कुछ महिलाओं ने, मतलब कुछ बच्चियों ने, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, गाँव में बिजली नहीं है, कोई कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, तो उसका एजुकेशन ख़त्म हो गया। तो एजुकेशन से ड्रॉप आउट का मामला बढ़ा। उसके साथ साथ फिर क्या हुआ कि जैसे ही ये सारा थोड़ा बहुत
लॉकडाउन रिलैक्स हुआ था तो कमाने की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उनको स्कूलों से निकाल कर मजदूरी में लगाया गया, तो चाइल्ड लेबर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा। तो ये भी नया मामला सामने खड़ा होगा कि चाइल्ड लेबर के मामले में भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए। इतना ही नहीं, तो उसी पीरियड में चाइल्ड मैरिजेस के भी बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए। बिल्कुल। अकेले मार्च से मई महीने, ये 2 महीनों के बीच में ही लगभग 5,000 से ज़्यादा के ऐसे चाइल्ड मैरिज के केसेस जो है रजिस्टर हुए। जो रजिस्टर नहीं हुए वो आंकड़ा बहुत ज़्यादा। उसमें भी एक बात सामने आती है कि परिवार के लोगों ने अपनी कम उम्र की बेटी को शादी के लिए तैयार करके उसको शादी करवाया, और ऐसे मामले में देखा गया कि कुछ पैसे लेकर उन्होंने घर खर्चा चलाने के लिए, उस खर्चे के बदौलत उन्होंने अपनी बेटी की शादी अधेड़ उम्र के आदमी से भी करवा दी और उसको एक तरह से लड़की को बेच दिया। ये भी ऐसे बहुत सारे मामले हमारे सामने आए। हर साल भारत में लगभग 15 लाख से ज़्यादा बच्चियों के बाल विवाह होते, जो उसकी जो लीगल एज है 18 से उससे नीचे की उम्र में उसकी शादियां होती है, 15 लाख से ज़्यादा का। 2019 का तो आंकड़ा ये कहता है कि लगभग भारत में 2 करोड़ 30 लाख ऐसी बच्चियां हैं जिनका चाइल्ड मैरिज हुआ है, 18 से नीचे की उम्र में उनकी शादियां हुई। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा 1/3 जो है ये चाइल्ड मैरिज के केसेज जो है केवल भारत में मिलते हैं, और ये लॉकडाउन के पीरियड में और ज़्यादा बढ़े। महिलाओं के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा ये हुआ, तो कंपेयर करें दुनिया भर की महिलाओं के साथ में अगर ये दिखे, तो जो वाइट लेडी है, जो दुनिया में जो हम ये कह सकते हैं कि भाई फेयर स्किन की जो लेडीज़ है, उसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो कोरोना में अगर हम लोग उसका कंपेयर करें कि जो उसकी अगर किसी मतलब भारत की महिला को अगर कोरोना होता है तो उसकी मरने की संभावना कितनी है। तो वाइट लेडी के कंपेयर में ये जो रेट है भारत की महिलाओं का 2.7% ज़्यादा है, मतलब 2.7 टाइम्स ज़्यादा है, 270 टाइम्स ज़्यादा है। पड़ोसी मुल्क जो है जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ ये मामला जो है 340 टाइम्स ज़्यादा है। और ब्लैक वुमन के साथ अगर ये कंपेयर करें वाइट और ब्लैक वुमन का, तो ये 430 पॉइंट्स ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा उनकी हेल्थ के ऊपर। भारत की महिलाओं का सवर्ण महिलाओं के साथ अगर कंपेयर करें तो SC ST की जो महिलाएं हैं, ये सवर्ण महिलाओं से उनका जो एवरेज लाइफ, जहाँ ये हमने चेक किया कि भाई ये जो है 69.7 है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, तो SC ST की महिलाओं का और सवर्ण महिलाओं के बीच में 13.7 साल का अंतर है। यानी सवर्ण महिलाओं से 13.7 साल पहले SC ST की महिलाएं जो है उनका मृत्यु होता है। तो इतना ज़्यादा ये डिस्पैरिटी जो है ये बढ़ी हुई है। और कोरोना ने तो ये मामला और ज़्यादा आगे बढ़ाया। उसका हेल्थ, उसका मेंटल हेल्थ, उसका इकोनॉमिक हेल्थ सारा ख़त्म हो गया, एजुकेशन उसका ख़त्म हो गया, और उसकी समस्या में और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में लगभग सभी मुद्दों पर, जितने मुद्दे खासकर जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में जो मुद्दे थे, उन सभी मुद्दों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। और जैसे काले सर ने बताया कि महिलाओं के बारे में बात करने के लिए ज़्यादातर पुरुष ही बात करते हैं, और हम भी महिलाओं के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के संदर्भ में अगर ऐसे कोई विषय है जिस पर बात करनी है, तो महिला जो बहुत ज़्यादा इसमें कार्यकर्ता के तौर पर काम करती है, महिला एक्टिविस्ट हैं, उनको इस थॉटकास्ट की सीरीज़ में लाया जाए और उनसे ये बातें या उनकी जो समस्याएं हैं वो उनसे हम सुने, और इन समस्याओं का समाधान भी क्या होगा वो भी उनसे बात करें। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के बारे में हमने चर्चा की है, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सरकार के वादे एक तरफ है और दूसरी तरफ इंटरनेशनल एजेंसियों के द्वारा ये जो रिपोर्ट आती है, जो सर्वे किए जाते हैं, उनमें जो अंतर होता है उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, और ये जानकारी और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।